सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेट टू बोल रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं। तो कल मैंने सेट फर्स्ट करवाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिए। और फिर आने वाले कल में हम लोग सेट 3 भी करेंगे। तीनों क्लासेस जो हैं लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं, तो अच्छे से इन टॉपिक्स को समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल में भिजवा दे रहा हूँ। वैसे तो आप चाहें तो पहले सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, श्रद्धा है, ठीक है जी। तो ये रहा आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो एक स्लाइड ये है और दूसरी स्लाइड ये है, ठीक है। दो स्लाइड्स के ऊपर है, बट उससे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चंस पे नज़र डालेंगे। कल भी मैंने आपको समझाया था कि पहले क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, अगर कुछ मदद मिलती है तो उसे नोट कर लीजिए। नोटबुक पेन उठाइए और उसमें सबसे पहली चीज़ लिखिए कंज्यूम का। उसने पूछा है सिमिलर मीनिंग बताना है। सिमिलर का मतलब होता है सिनोनिम बताना है, तो कंज्यूम का सिनोनिम आप बता देंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पैसेज। ट्रू पूछा है भाई, तो ये एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब आप पैसेज पूरा पढ़ेंगे उसके बाद ही इनको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सी स्टेटमेंट किस जगह से पूछी गई है, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। टोन पूछी है पैसेज की, ऐसे क्वेश्चंस आजकल काफ़ी पूछे जा रहे हैं। बैंक में तो पूछे जाते ही थे, एसएससी और डिफेंस एग्जामिनेशन में भी पूछे जा रहे हैं। तो पैसेज की टोन बेसिकली आपको बतानी है। टोन क्या होती है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, आप लिख लीजिए। अभी तक तो वैसे कोई खास मदद मिली नहीं, वैसे कंज्यूम शब्द से ही बस थोड़ी बहुत मदद मिली थी, अब यहाँ से भी थोड़ी मिल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोबेबल कोज ऑफ इंक्रीज इन कार्बन फुटप्रिंट। तो जो कार्बन फुटप्रिंट में इंक्रीज हो रहा है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिससे नहीं हो रहा है। नोट बोला है ना, तो इस चीज पे ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज नहीं हो रहा है अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। इस बात को ध्यान रखिएगा, अपनी तरफ से नहीं। अब ये कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और अगर पैसेज नहीं भी पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्लाइमेट से रिलेटेड टॉपिक की, तो कार्बन फुटप्रिंट इतना बेसिक शब्द है, इतना बेसिक शब्द है कि अगर आप रीड करते हैं न्यूज़पेपर या थोड़ा बहुत भी क्लाइमेट की नॉलेज रखते हैं तो कई बार आपकी नज़रों से निकला होगा। इवन क्लासेस में भी कई बार मैंने इसे डिस्कस किया। खैर कोई बात नहीं, पैसेज आएगा तो हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो निश्चिंत रहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन बी इन्फर्ड। तो याद है कल भी हमने इन्फेरेंस वाला क्वेश्चन किया था, आज भी है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द लाइन एंड दे आर डेस्परेट टू अवॉइड द पीआर डाउनसाइड्स ऑफ बीइंग परसीव्ड एज एनर्जी होग्स। तो कहने का मतलब आपके पैसेज में एक ये लाइन है, एंड दे आर डेस्परेट टू अवॉइड द पीआर डाउनसाइड्स ऑफ बीइंग परसीव्ड एज एनर्जी होग्स। तो इस लाइन से आप क्या इन्फेरेंस निकालते हैं, इस लाइन से आप क्या मतलब निकालते हैं, तो ये आपको बताना है। ये 5th क्वेश्चन है। तो चलिए अब आप पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और पहली स्लाइड पढ़ेंगे, और ये दूसरी स्लाइड वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे। अब जाइए पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, चेक कीजिए कि आपने कितने सही किए, उसके बाद ही इसका फिर डिटेल्ड एनालिसिस आप लोग देखेंगे। रेडी भाई, करें शुरुआत। चलिए जी, तो 2-3 वर्ड्स हैं, पहले उसको आप एक बार सीख लीजिए, उसके बाद इसका एनालिसिस करते हैं पैसेज का। तो एक वर्ड है क्लाउड। अब क्लाउड का मतलब होता है बादल, ये बात तो आपको पता ही है क्योंकि बादल इंपॉर्टेंट है बाबू। बट ये वो वाला क्लाउड नहीं है, ये इंटरनेट से रिलेटेड वाला वर्ड है। एक कंप्यूटर नेटवर्क जहाँ पे फाइल्स और प्रोग्राम्स जो है स्टोर किए जा सकते हैं, स्पेशली ऑन द इंटरनेट या फिर इंटरनेट पर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके फ़ोन में स्पेस है, मान लो कि 64 GB है, 256 GB है, 512 GB है। जब वो स्पेस फिल हो जाता है, स्टोरेज फुल हो जाती है, तो क्लाउड सर्विसेज कुछ लोग लेते हैं। क्लाउड सर्विस, जैसे मैं आईफोन का एग्जांपल लूँ, तो आईफोन में जितना स्पेस अगर आपने वो कंज्यूम कर लिया है तो उसके बाद आई क्लाउड की बार बार नोटिफिकेशन आती रहती है कि अगर आपको और स्टोरेज चाहिए तो आप आई क्लाउड को बाय कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज ले सकते हैं। तो आई क्लाउड भी क्या है, एक तरीके की स्टोरेज सर्विस है, बट वो आपकी फ़ोन की स्टोरेज नहीं है। वो जो स्टोरेज है, मतलब जो आई क्लाउड की आप सर्विस ले रहे हो, वो जो स्टोरेज है वो आपके फ़ोन में नहीं है, वो कहीं दूर दराज जो आईफोन वालों का या फिर एप्पल कंपनी का कोई डेटा सेंटर होगा, वहाँ पे स्टोर हो रहा होगा आपका डेटा। हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो मैं सिंपल वे में समझा देता हूँ। एग्जाम्पल, फ़ोन अभी मेरा दूर पड़ा, कोई बात नहीं, वहाँ तक जाने का मन नहीं है। मेरे हाथ में फ़ोन है, मान लो एक फ़ोन है, ठीक है। फ़ोन के अंदर अगर मान लो 256 GB स्पेस है, तो स्पेस मतलब उसके अंदर चिप लगी होगी ना, हार्ड डिस्क छोटी सी होगी ना उसके अंदर,
या कोई मेमोरी कार्ड जैसे पहले आता था छोटा सा, तो वो जो चिप होगी वो फ़ोन के अंदर ही होगी, उस पर्टिकुलर जगह पे ही डेटा स्टोर हो रहा होगा। अब मान लो वो फुल हो गया, तो उसके बाद आप आई क्लाउड की सर्विस ले रहे हैं। अब आई क्लाउड की आप सर्विस ले रहे हैं, अब उस पर भी डेटा स्टोर होता है, बट आपके फ़ोन में तो कोई ऐसा हार्डवेयर अब लगा ही नहीं है, क्योंकि जो लगा हुआ था 256 GB का वो तो फुल हो गया है। तो जो अब डेटा स्टोर हो रहा है वो इंटरनेट पे स्टोर हो रहा है। तो इंटरनेट वाले भी तो, आई क्लाउड वाले भी तो कहीं स्टोर कर रहे होंगे, कहाँ स्टोर कर रहे हैं? तो वो डेटा जो स्टोर हो रहा है इंटरनेट के ऊपर, वो एक्चुअल में उनके डेटा सेंटर्स पे अपलोड हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो जो क्लाउड पे आपने डेटा स्टोर किया, जो क्लाउड की सर्विस आपने ली, उस पे जो डेटा स्टोर हो रहा है, आपका जो डेटा अपलोड हो रहा है, वो डेटा एक्चुअल में एप्पल वालों के डेटा सेंटर्स हैं, जहां जहां उन्होंने इनके प्लांट लगाए होंगे, सर्वर्स लगाए होंगे, उन डेटा सेंटर्स में बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, मतलब इतने बड़े कि आप सोच भी नहीं सकते। और वहाँ पे सारा आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है। अब जैसे यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं, अब आपके मोबाइल में थोड़ी वो वीडियोस डाउनलोड हो रही हो, इतना सारा कंटेंट है, तो कहीं ना कहीं तो वो डेटा स्टोर होगा ना, तो वो डेटा सेंटर पे स्टोर है। यस और नो? तो आपको मेरा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया कि क्लाउड क्या है। क्लाउड एक कंप्यूटर नेटवर्क है जहाँ पे फाइल्स और जो प्रोग्राम्स स्टोर की जा सकती हैं, स्पेशली इंटरनेट पे। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। अच्छा, कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? आई होप वैसे क्लाउड समझ में आ गया। किसी को नहीं समझ में आया तो इंटरनेट पे जाके थोड़ा और अच्छे से सर्च कर लीजिएगा। व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट? कार्बन फुटप्रिंट क्या है? कार्बन फुटप्रिंट टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस दैट आर जनरेटेड बाय आवर एक्शंस। टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन होती है, मिथेन होती है, उनको बोलते हैं, लिखा भी हुआ है आगे। दैट आर जनरेटेड बाय एक्शंस। तो हम अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन गैस एमिट हो रही है, निकल रही है, तो हम बोलते हैं कि ये हमारे एक्शन के द्वारा किया गया कार्बन फुटप्रिंट है। मतलब जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो हम बोलेंगे ये इतना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बाहर निकल रहा है, मतलब इतना कार्बन फुटप्रिंट जो है एमिट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब आपके काम करने की वजह से जितनी भी कार्बन एमिट हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम लोग कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। इन दोनों शब्दों को और अच्छे से हम तब समझेंगे जब हम पैसेज को पढ़ेंगे। क्लियर है भाई? चलो, आपने पढ़ लिया वैसे, आई होप पढ़ ही लिया, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो। एवरी सर्विस दैट गूगल प्रोवाइड्स इज प्रोवाइडेड बाय इट्स ह्यूज डेटा सेंटर्स। जो भी सर्विस गूगल प्रोवाइड करवाता है वो किसके थ्रू प्रोवाइड करवाता है? उसके ह्यूज डेटा सेंटर्स के थ्रू। क्योंकि गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है? आपके फ़ोन में तो स्टोरेज है नहीं, इतना सारा डेटा कहाँ स्टोर है? उनके डेटा सेंटर्स पे स्टोर है। तो कोई भी सर्विस जो गूगल प्रोवाइड करवाता है वो उसके ह्यूज डेटा सेंटर्स के थ्रू प्रोवाइड करवाता है, जो कि कंज्यूम करता है वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको पावर करने के लिए और कूल करने के लिए। किसको? सर्वर्स को। और देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल है एमिशंस ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ CO2। CO2 के लिए, CO2 जो निकल रही है, सिग्निफिकेंट अमाउंट CO2 जो निकल रही है, उसके एमिशंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अब इसको आराम से समझेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि जो भी सर्विस गूगल प्रोवाइड करवा रहा है वो डेटा सेंटर से करवा रहा है। आप इस बात को समझना। अब डेटा सेंटर ऐसे तो चलेगा नहीं भाई, उसको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए होगी ना, बट वहाँ इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स और सिस्टम पड़े हैं जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है, तो उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए होगी। कॉमन सेंस है। अब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है जनरली किससे बनती है? फॉसिल फ्यूल से, कोल को बर्न करने से ही बनती है। अभी तो फिलहाल ऐसे ही बनाई जा रही है, आगे चल के देखेंगे रिन्यूएबल सोर्स पे हम लोग आते हैं कि नहीं आते। आ ही रहे हैं, वैसे आना ही पड़ेगा, वो तो आते कि नहीं आते। तो अभी अगर आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी अगर हमें चाहिए डेटा सेंटर चलाने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी आती है फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से। और फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो क्या रिलीज होती है? किस चीज़ का एमिशन होता है? CO2 का और मीथेन का एमिशन होता है। तो वही बात बोल रहा है कि जो भी सर्विस गूगल प्रोवाइड करवाता है अपने डेटा सेंटर्स के थ्रू, जो कि कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी, किस लिए कंज्यूम करता है? क्योंकि सर्वर्स को आपने पावर देनी होती है और सर्वर्स को कूल करना होता है। एक्चुअल में ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं ना, उन्हीं को ही सर्वर्स बोला हुआ, वहीं पे सर्वर्स होते हैं इनके, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट भी जनरेट होती है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं भाई। तो जैसे अगर आप नॉर्मल अपना फ़ोन भी काफ़ी देर तक यूज़ करते रहेंगे तो फ़ोन हीट नहीं हो जाता। लैपटॉप काफ़ी देर तक यूज़ करेंगे, लैपटॉप हीट हो जाता है। और वो डेटा सेंटर जो है वो 24 घंटे ऑन रहते हैं, कि वो बंद नहीं हो सकते ना, क्योंकि अगर वो बंद हो गए तो आपका सारा डेटा 1 मिनट में गायब हो जाएगा। अगर आपको हाथों हाथ किसी चीज़ का डेटा चाहिए जो आपके इंटरनेट से आपने उठाना है,
तो वो 24 घंटे अगर आपको चाहिए, किसी भी टाइम चाहिए, रात के 3 बजे चाहिए, तो वो डेटा सेंटर भी तो ऑन होना चाहिए ना भाई। वो बंद हो गया तो फिर आपको डेटा मिलेगा ही नहीं, आप गूगल से कोई देख ही नहीं पाओगे, यूट्यूब की कोई वीडियो ही नहीं देख पाओगे। आई होप मेरा पॉइंट समझ में आ गया। तो वहाँ हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, तो हीट जो है, हीट जनरेट हो जाने की वजह से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सिस्टम बंद हो जाए, डेटा सेंटर वहाँ के बिल्कुल ठप हो जाए, तो वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी एयर कंडीशनर भी लगाने पड़ते हैं, तो उसको कूल करना पड़ता है। तो यही बोला कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, एक तो उनको चलाने के लिए सर्वर्स को, और तो और उनको ठंडा करने के लिए भी। और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जब आती है तो फिर फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी आती है और उससे फिर CO2 निकलता है। तो तभी बोला है रिस्पॉन्सिबल है ये चीज़, क्या, डेटा सेंटर, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ CO2 के लिए। आई होप समझ में आ गया। जब से आगमन हुआ, एडवेंट का मतलब आना, जब से स्मार्टफोन आए हैं 2007 में, हमारा जो डिपेंडेंस है, रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस, किसी चीज़ के ऊपर हम डिपेंड हैं, तो हमारा जो डिपेंडेंस है वो डिस्टेंट डेटा सेंटर्स के ऊपर वो टोटल हो गया है। डिस्टेंट डेटा सेंटर्स का क्या मतलब है, क्योंकि डेटा सेंटर यहीं पे नहीं है, आपके घर के पास नहीं है, मतलब दूर है। वो कहाँ दूर है, जहाँ उस कंपनी ने लगाया होगा उसका प्लांट, जहाँ सर्वर्स उसने लगाए होंगे। तो अब जब से मोबाइल आया है तब से हम डेटा सेंटर्स के ऊपर और ज़्यादा रिलाय करने लगे हैं, और ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि छोटा सा फ़ोन है हमारे पास, अब इसमें तो लिमिटेड डेटा ही है, जैसा कि मैंने कहा 256 GB। अब इसके अलावा जो दुनिया भर की चीज़ें, आप नेटफ्लिक्स पे वीडियोस देखते हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं या गूगल से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ये अपना डेटा कहाँ स्टोर कर रही हैं, ये तो डेटा सेंटर पर कर रही है ना। तो कहने का मतलब मोबाइल आ जाने की वजह से हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करने लगे हैं, सोशल मीडिया ऐप्स या और भी यूट्यूब वगैरह या और भी जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, और वो एप्लीकेशन वाले डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करते होंगे, तो डेटा सेंटर पे करते होंगे, तो हमारा जो डिपेंडेंस है डेटा सेंटर के ऊपर वो बढ़ गया है, टोटल हो गया है, उसने ये बोला है। बिकॉज एवरीथिंग वी डू ऑन आवर फोन्स इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन विद द क्लाउड, क्योंकि जो भी चीज़ हम करते हैं हमारे फ़ोन में उसका इंटरेक्शन क्लाउड से है। अब समझ में आया क्लाउड क्या है? क्लाउड एक ऐसी सर्विस होती है जिसपे डेटा स्टोर होता है इंटरनेट पे, आपके फ़ोन में नहीं हो रहा है, इंटरनेट पे स्टोर हो रहा है, एंड देयरफॉर हैज़ अ कार्बन फुटप्रिंट। अब जब क्लाउड पे स्टोर हो रहा है तो डेटा सेंटर पे स्टोर हो रहा है, डेटा सेंटर पे हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है तो CO2 रिलीज हो रही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल बर्न करने से ही CO2 इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो फिर इस एक्शन की वजह से जितने अमाउंट में CO2 निकल रही है उसी को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। द साइज ऑफ दिस फुटप्रिंट हैज बिकम ग्रोइंग। अब जो साइज है इस फुटप्रिंट का मतलब जितनी एमिशंस हो रही है CO2 की और मीथेन की, अब ये बढ़ती ही जा रही है। एट द मोमेंट अबाउट 10% जो वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ना, वो डिजिटल इकोसिस्टम ने ले रखी है। मतलब इस पूरी दुनिया की 10% इलेक्ट्रिसिटी डिजिटल इकोसिस्टम ले रहा है। बट दिस फोरकास्ट इज टू राइज टू 15% होने वाला है 2024 तक, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ग्रो करेगा फिर एनुअली 7%। तो मतलब आने वाले टाइम पे हम हद से ज़्यादा एमिशंस करने वाले हैं। तो आपको पता है अगर CO2 या मीथेन रिलीज होती है एनवायरनमेंट में तो फिर वो एटमॉस्फेयर में जाके ट्रैप हो जाती है, जिससे कि जो सन से आने वाली जो हीट होती है वो उसमें फंस जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के आपको इम्पैक्ट पता ही है कितने सिवियर और एडवर्स इम्पैक्ट हैं, यस और नो। तो 10% अभी कंज्यूम कर रहा है, 15% होने वाली है, 7% एनुअली ग्रो करेगा 2030 तक। और जो बिग इंटरनेट कंपनीज हैं वो एक्चुअल में अवेयर भी हैं पूरी तरीके से इस चीज को लेके। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, मनी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मनी लगता, क्योंकि अगर आप बिजली चाहिए आपको तो पैसा भी तो लगता है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे मनी बहुत ज़्यादा खर्च होती है, एंड दे आर फैनेटिकल अबाउट रिड्यूसिंग कॉस्ट। और वो खुद भी कम करना चाहते हैं, क्योंकि इस सारे प्रोसेस को चलाने के लिए उनका खर्चा बहुत हो रहा है कंपनीज का, तो वो खुद भी फैनेटिकल है। फैनेटिकल मतलब वो बुरी तरीके से लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम कॉस्ट को रिड्यूस करें, एंड दे आर डेस्परेट टू अवॉइड द PR डाउनसाइड्स ऑफ बीइंग परसीव्ड एज एनर्जी होग। याद करो ये लाइन हमारी क्वेश्चन में थी, तो इसे अच्छे से समझेंगे। और वो डेस्परेट हैं टू अवॉइड द PR डाउनसाइड। PR का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन, और एनर्जी होग। अच्छा, होग बेसिकली हम लोग एक पिग को बोलते हैं जिसे स्लॉटर करने के लिए पाला जाता है। स्लॉटर मतलब उसका मांस खाने के लिए, ठीक है। तो होग बेसिकली सुअर को बोलते हैं, बट होग हम उस इंसान को भी बोलते हैं जो इंसान किसी पर्टिकुलर चीज को अनफेयर तरीके से यूज कर रहा है, अपने सेल्फिश फायदे के लिए यूज कर रहा है, सेल्फिश वे में यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी
अगर चाहिए तो मनी बहुत ज़्यादा लगती है, और वो लोग चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस करें, और एट द सेम टाइम वो डेस्परेट हैं। डेस्परेट मतलब एक तरीके से उत्सुक हैं, वो खुद ही चाहते हैं किसी चीज़ को लेके। किस चीज़ को लेके? कि वो अवॉइड करना चाहते हैं पब्लिक रिलेशन की डाउन साइड्स को। वो ये नहीं चाहते कि जो पब्लिक रिलेशन है या पब्लिक जो है, आम जनता जो है, उन कंपनीज को ऐसा प्रिसीव करे कि वो एनर्जी होग्स हैं। एनर्जी होग्स का मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी पब्लिक की नज़र में अच्छी इमेज बनाना चाहती है। अब आप सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हो, मान लो आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, या स्ट्रीमिंग ऐप्स आप यूज़ कर रहे हो, नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, या फिर आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स आप यूज़ कर रहे हो, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है ना। अब इतनी सारी एप्लीकेशंस हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, हम सबको पता है। अब हमको ये भी पता है कि अगर एनर्जी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, तो वो फॉसिल फ्यूल से आ रही है, ये भी पता है हमको। और हमको ये भी पता है कि फॉसिल फ्यूल बर्न करने से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक की नज़र में ये जाता है कि यार यही लोग जो है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। कौन? ये बड़ी बड़ी कंपनीज ही। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज खुद ही नहीं चाहती कि पब्लिक हमारी इमेज ऐसी बनाए कि हम तो एनर्जी को ना बस अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, बस इन्वायरमेंट का तो नुकसान कर रहे हैं और अपना बस मुनाफा बनाए जा रहे हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज पब्लिक के दिमाग में ये इमेज नहीं डालना चाहती, इसलिए वो खुद भी डेस्परेट हैं कि किसी न किसी तरीके से एनर्जी को कम किया जाए, कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम यूज़ किया जाए। वो खुद चाहते हैं कि पब्लिक ये ना सोचे कि हम अनफेयर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, बस अपना मुनाफा बनाए जा रहे हैं, दुनिया का नुकसान कर रहे हैं। वो खुद भी ये चीज़ चाहते हैं। सो इसलिए they have responded to a challenge issued by the environmental group Greenpeace some years ago। तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया एक चैलेंज जो कि इशू किया था एनवायरमेंटल ग्रुप ऑफ ग्रीनपीस के द्वारा कुछ साल पहले, जिसमें उन्होंने कमिट किया कि वो क्या करेंगे, जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब के सब रिन्यूएबल सोर्सेज से होगी। रिन्यूएबल सोर्सेज मतलब कि जिससे कि आपकी ये एमिशंस कम हो, CO2 वगैरह, मीथेन कम निकले। जैसे कि आपका सोलर पावर हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, विंड से बनने वाली जो एनर्जी है, इनकी बात हो, रिन्यूएबल सोर्सेज है ना। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल सोर्सेज, पता होगा आप, ग्रीन एनर्जी की बेसिकली बात की जा रही है, तो उस पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर आगे बोल रहा है फेसबुक, एप्पल, गूगल मेड दिस 100% रिन्यूएबल कमिटमेंट 4 years ago and have now become joined and have now been joined by nearly 20 other internet companies। और भी 20 इंटरनेट कंपनीज ने इस कमिटमेंट में भाग लिया है और इसको ज्वाइन कर लिया है। अब ट्रबल क्या है? ट्रबल इज दैट सर्वर फार्म्स डेटा सेंटर का ही दूसरा नाम है। तो ट्रबल ये है कि जो डेटा सेंटर हैं और जो नेटवर्क्स हैं वो क्या करते हैं, अकाउंट फॉर ओनली 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ आवर नेटवर्क्ड वर्ल्ड। नेटवर्क वर्क की बात कर रहा है। नेटवर्क वर्ल्ड जो है हमारा, अगर उसमें देखें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो 50% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, 50% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है सिर्फ नेटवर्क वर्ल्ड। उसके बाद डिवाइस जो हम यूज करते हैं वो कंज्यूम करते हैं 34%। समझे? दोबारा देखेंगे, जो डेटा सेंटर्स हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, या इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो कंज्यूम कर रही हैं कितना, 50%। फिर जो डिवाइस हम लोग, क्योंकि अब वो सर्विसेज यूज कहाँ करेंगे, डिवाइस में ही तो करेंगे ना, तो जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं वो कंज्यूम करते हैं 34%, क्योंकि उनको भी तो चार्ज करना है ना आपने। फिर इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर करती है वो रिमेनिंग बचा कुचा 16% ले लेती है। तो मतलब आप देखो ना, इतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। मेकिंग एनवायरमेंटल प्रोग्रेस ऑन दीज फ्रंट्स विल बी मच हार्डर। जब इतने लेवल पे एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो चेंजेस कैसे आएंगे, एनवायरमेंटल प्रोग्रेस कैसी होगी? एनवायरमेंट को तो नुकसान ही हो रहा है भाई, तो हार्ड हो रहा है ये। डेस्कटॉप पीसी जो है, जो कि रन हो रहा है 8 hours a day, मतलब अगर एक दिन में 8 घंटे चलता है तो वो 175 किलोग्राम ऑफ CO2 रिलीज करता है एक साल में। एक डेस्कटॉप पीसी की बात हो रही है। सो यू कैन इमेजिन द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ अ लार्ज सिटी ऑफिस ब्लॉक दैट हैज थाउजेंड्स ऑफ डेस्कटॉप पीसीज रनिंग फॉर द होल ऑफ अ वर्किंग डे। तो आप इमेजिन कर लो अब एक लार्ज सिटी ऑफिस ब्लॉक को जहां पे थाउजेंड्स ऑफ डेस्कटॉप हैं और जो कि लगातार चलते ही जा रहे हैं एक वर्किंग डे में, तो वो कितना साल में CO2 रिलीज करते होंगे। और फिर मल्टीप्लाई कर लो उनको, जितने भी ऑफिस ब्लॉक्स हैं उस पर्टिकुलर जगह पे। इसने खास तौर पे बात की है लंदन के सेंटर में, और आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आता है ऑफ इवन दी हम्बल पीसी। मतलब आपको लग रहा है कि ये पीसी
क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट लाता होगा, इसकी वजह से क्या CO2 रिलीज होती होगी। तो आपकी नज़र में तो बस एक डेस्कटॉप है, एक मोबाइल फ़ोन है, एक लैपटॉप है। अगर हम उसे कलेक्टिव लेवल पे देखें तो जो परिणाम है इसका वो बहुत बड़े लेवल पे है। ठीक है जी, मज़ा आया, मज़ा आया। कौन सा मीम है ये, मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा है। टॉपिक की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू कंज्यूम एज यूज्ड इन द पैसेज। तो कंज्यूम का मतलब खर्च करना, यूज करना, तो एक्सपेंड का मतलब भी स्पेंड करना, खर्च करना, ए हो जाएगा। स्टिमुलेट का मतलब तो बूस्ट करना होता है। इंसाइज का मतलब कट करना, कट लगाना, ऐसे काटना किसी चीज को, तो वो तो नहीं है। पर्टर्ब का मतलब डिस्टर्ब्ड या एनॉयड या फिर इरिटेट होने से रिलेटेड होता है, तो ये भी नहीं है, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा एक्सपेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पैसेज। तो ट्रू बताना है, पूरा पढ़ते हैं। जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की जो कि रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में, वो इंक्रीज हो गई है जब से स्मार्टफोन का इन्वेंशन हुआ है। बिल्कुल सही। तब से हमारा जो रिलायंस था वो डिपेंडेंस हो गया। रिलायंस मतलब जो हम उसके ऊपर निर्भर हैं, वो जो डिपेंडेंस है वो टोटल हो गया है। डिपेंडेंस कह रहा हूँ, जो हमारा स्मार्टफोन के ऊपर रिलायंस है, जो डिपेंडेंस है वो टोटल हो गया, मतलब काफ़ी गुना बढ़ गया है। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। जो डिजिटल इकोसिस्टम है वो कंज्यूम करता है 20% ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी करेंटली। नहीं भाई, 20 तो नहीं था, 10 था मेरे ख्याल से। 10% जो वर्ल्ड का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो ले रहा है डिजिटल इकोसिस्टम, है ना। और 15 हो जाएगा और फिर एनुअली 7% बढ़ेगा, तो 10 है। और यहाँ कितना बोला भाई इसने, यहाँ 20 बोल दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है नेटवर्क्ड वर्ल्ड की इज डन बाय द डिवाइसेस वी यूज। नहीं भाई, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ द नेटवर्क्ड वर्ल्ड इज डन बाय द डिवाइसेस वी यूज। क्या बोला है यहाँ पे, ओहो, यहाँ पे छोटी सी गलती होगी भाई। फ्लो में हम लोग ये चीज पढ़ गए, क्या फ्लो में ये चीज पढ़ गए, देखो समझना। यहाँ पे उसने बोला जो नेटवर्क्ड वर्ल्ड है ना, जो नेटवर्क वर्ल्ड है वो 50% कंज्यूम करता है। अब उस नेटवर्क वर्ल्ड में उसने बताया है क्या, अच्छा ओके 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 ओके, नहीं सही पढ़ा है, सही पढ़ा है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। 50, 34 और 16, पूरे 100 तो हो गए। इसने क्वेश्चन क्या बोला है, जो मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है नेटवर्क वर्क की इज डन बाय द डिवाइसेस वी यूज। नहीं भाई, गलत हो गया ना ये तो। देखो, ट्रबल इज दैट सर्वर फार्म्स और जो नेटवर्क्स हैं, सर्वर फार्म्स और जो नेटवर्क्स हैं वो 50% लेते हैं। किसका, नेटवर्क वर्ल्ड का। फिर नेटवर्क वर्ल्ड का 34% कौन लेते हैं, कौन लेते हैं, जो डिवाइस हम कंज्यूम करते हैं। और फिर 16% कौन लेते हैं, जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है। तो यहां पे आप एक चीज लिख लो, 50% कौन लेता है भाई, सर्वर फार्म्स और नेटवर्क्स, सर्वर्स फार्म्स और नेटवर्क्स। और फिर आपका 34% कौन लेता है, जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं। और फिर 16% कौन लेता है, जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है। तो उसने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। उसने बोला है कि मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है ना नेटवर्क वर्ल्ड की, वो डिवाइसेस के द्वारा होती है। जबकि डिवाइसेस के द्वारा तो सिर्फ 34% होती है, मेजॉरिटी तो सर्वर्स के द्वारा होती है, 50% मेजॉरिटी होगी ना। तो मतलब वो गलत है, ट्रू नहीं है। आई होप समझ में आ गया सभी बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़िया क्वेश्चन था यार ये तो। कार्बन फुटप्रिंट जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ग्रो होगा 9%, 9 नहीं 7% था जहां तक मुझे याद है। 7% जो है एनुअली इंक्रीज होगा। तो आई होप सभी बच्चों को ये पॉइंट भी क्लियर है, तो ए आपका आंसर हो गया। टोन क्या है, अब बहुत बच्चे ना टोन को लेके बड़े परेशान रहते हैं। अरे भाई, टोन का मतलब होता है ऑथर का एटीट्यूड। ऑथर की टोन का मतलब है कि आपको पढ़ के कैसा फील हुआ, कैसे इमोशन आपके अंदर जनरेट हुए। किसको पढ़ के, ऑथर के द्वारा लिखे गए पैसेज को पढ़ के। ऑथर का डिस्पोजिशन क्या है, ऑथर का बिहेवियर क्या है, मतलब किस इमोशन के साथ उसने लिखा है उस पर्टिकुलर पैसेज को, तो वो उसकी टोन है। अब क्या पैसेज हमारा सटायरिकल है, सटायरिकल सटायर से बना है, सटायर का मतलब व्यंग्य। तो क्या यहाँ पे कोई व्यंग्य था, आयरनी हो रही थी, कोई इनडायरेक्ट तरीके से ह्यूमर का यूज किया जा रहा था, किसी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, नहीं। क्योंकि सटायर का मतलब होता है ह्यूमर का यूज करके क्रिटिसिज्म पास करना, हंसी मजाक में किसी किसी को क्रिटिसाइज कर देना।
तो यहाँ ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म नहीं है, और हंसी मजाक तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सटायरिकल नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि चिंताजनक बात थी यहाँ तो, कंसर्निंग चीज़ें थी यहाँ तो। हम इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, इसलिए इस पर्पस से लिखा गया। तो ऑप्टिमिस्टिक आशावादी तो बिल्कुल भी नहीं है। नॉस्टैल्जिक होता है पास्ट की किसी घटना को याद करना और अच्छा फील करना कि यार वो कॉलेज के वो बढ़िया दिन, और वो है ना जवानी के दिन, वो स्कूल की मीठी यादें, उस टाइप के नॉस्टैल्जिक। तो ऐसा भी कुछ नहीं था, इन्फॉर्मेटिव था, बस इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि कैसे कैसे डिवाइसेस और जो नेटवर्क वर्ल्ड है और जो इंडस्ट्री है वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। डेटा सेंटर की B2B प्रिसाइज बात करें तो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। तो इन्फॉर्मेटिव है, ऑथर की जो टोन है, ऑथर का जो एटीट्यूड है पैसेज के प्रति, वो इन्फॉर्मेशन देने का ज़्यादा है, ना कि व्यंग्य करने का, ना कि आशावादी और ना मीठी याद का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोबेबल कॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कार्बन फुटप्रिंट, ऐसा कौन सा इनमें से कारण है जिसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट नहीं बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू पैसेज। मॉडर्न स्मार्टफोन के आने से बढ़ रहा है कार्बन फुटप्रिंट, बिल्कुल। क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग की बात नहीं की थी, तो यही वाला आंसर, मतलब ये रॉन्ग है, और नोट बोला है ना, तो मतलब यही आंसर है। डेटा सेंटर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है तो उससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। डेस्कटॉप पीसी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है तो उससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा। सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं की है और नोट ही बोला है, तो हमारा भी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, बताओ भाई, आप बताओ क्या बनाया आपने। What can be inferred from the line and they are desperate to avoid the PR downsides of being perceived as energy hogs? इसको आराम से समझेंगे। What can be inferred from the line क्या मतलब है, and they are, they कौन है, कंपनीज था, कंपनीज थी, वो डेस्परेट हैं किस चीज़ को लेके, ये पब्लिक रिलेशन की जो डाउन साइड्स हैं, कि जिसमें पब्लिक जो है उसे ये ना समझे कि वो एनर्जी होग्स हैं, कि एनर्जी को गलत तरीके से, अनफेयर तरीके से यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को वो अवॉइड करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ग्रीन पीस के द्वारा दिए गए चैलेंज पर रिस्पॉन्ड किया है और कमिटमेंट दी है कि रिन्यूएबल सोर्स वो यूज़ करेंगे अपनी सारी एक्टिविटीज़ के लिए। था ना ये, ठीक है। जो बिग इंटरनेट कंपनीज हैं वो कट डाउन करना चाहती है उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को, ठीक है, सो दैट दे आर नॉट कॉल्ड एनर्जी होग्स। अब आपको लगेगा ये सही है, बिग इंटरनेट कंपनीज बिल्कुल कट डाउन करना चाहती है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को। फिर आगे बोला ताकि उनको ये ना बोला जाए कि वो एनर्जी होग है। इस लाइन का ये मीनिंग नहीं है भाई, ऊपर वाले लाइन का ये मतलब है कि जो कंपनी, देखो आपको लगा ये पैसेज के अकॉर्डिंग तो सही है बात, बट ऊपर वाली लाइन का मीनिंग नहीं है। हमें ऊपर वाली लाइन का इन्फेरेंस बताना है। इन्फेरेंस मतलब इस वाली लाइन से इनडायरेक्ट तरीके से क्या सेंस आ रहा है। दे आर डेस्परेट, दे कौन, कंपनीज, कंपनीज जो है वो डेस्परेट हैं, वो अवॉइड करना चाहती है पब्लिक रिलेशन की डाउनसाइड्स को। वो चाहती है कि पब्लिक जो है ये ना समझे कि वो एनर्जी को नेगेटिव तरीके से या अनफेयर तरीके से यूज करते हैं। वो इस थिंकिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, वो पब्लिक के दिमाग में ये इमेज नहीं डालना चाहते कि हम लोग एनर्जी को अनफेयर तरीके से यूज कर रहे हैं। बट यहां तो कहीं बात नहीं की गई अनफेयर तरीके वाली, तो बस सिंपल बोला है कंपनीज कट डाउन करना चाहती है, वो तो हमें भी पता है, इसलिए वो अपने आप को एनर्जी होग नहीं कहलवाना चाहती, वो तो हमको भी पता है। बट इस लाइन का क्या मतलब है ये बताओ, क्वेश्चन वो है। समझ में आया कि नहीं? तो ये गलत हो गया। जचने में जचा देगा कोई बच्चा, जचाना नहीं है ना भाई, मीनिंग निकालना है। बिग इंटरनेट कंपनीज जो है वो अवॉइड करना चाहती है बैड नेम इन पब्लिक बाय पेइंग अ लॉट फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय देम। तो बहुत ज्यादा पे करके इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज्यादा पे करके बैड नेम को अवॉइड करना चाहती है, ऐसा तो कोई नहीं बोला। अरे वो तो बिल्कुल शिफ्ट ही होना चाहती है, वो तो रिन्यूएबल सोर्स पे जाना चाहती है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज्यादा पे करने की बात तो कहीं नहीं बोली, और इस लाइन का मतलब भी नहीं है। जो नेम है और फेम है बिग इंटरनेट कंपनीज का, वो बर्बाद हो सकता है, स्पॉइल हो सकता है अगर वो ओवर यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये हो सकता है, 1% रख लिया। बट अगर आप डी को पढ़ेंगे तो जो बिग इंटरनेट कंपनीज हैं डू नॉट वांट टू स्पॉइल देयर पब्लिक रिलेशंस, वो खराब नहीं करना चाहते अपने पब्लिक रिलेशंस को, कि लोग उन्हें ऐसा इंटरप्रेट करें कि वो एनर्जी को यूज कर रहे हैं अनफेयर वे में। तो कहने का मतलब अगर मैं ए, सी और डी में से देखूं, सबसे ज्यादा डी अप्रोप्रिएट है, क्योंकि होग का मीनिंग मैंने आपको बताया, कोई ऐसा इंसान जो किसी एक चीज को अनफेयर तरीके से ट्रीट करे। तो सबसे ज्यादा ए, सी और डी में अप्रोप्रिएट जो है हमारा वो डी है, क्योंकि सी में तो सिर्फ ये बोला है कि वो नेम और फेम को कंपनी के क्या नहीं करना चाहती, स्पॉइल कर सकती हैं अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को ओवर यूज करेंगे। बिल्कुल सही है, अगर इलेक्ट्रिसिटी को ओवर यूज करेंगे तो नाम और जो फेम है वो खराब होगा। बट
पीआर की बात कहाँ की गई है यहाँ? पीआर डाउन साइड्स का सेंस देना है ना, तो वो तो सिर्फ इसके अंदर है ना भाई। और पीआर की बात अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर भी नहीं की है, ए के अंदर भी नहीं की है और सी के अंदर भी नहीं की, सिर्फ डी के अंदर की है। कहाँ है? पीआर को ही पब्लिक रिलेशन बोला है, थोड़ा और तोड़ के बोल दिया। अगर आप देखेंगे सी में कहाँ है? कहीं नहीं है। अगर आप देखेंगे ए में कहाँ है? कहीं नहीं है। तो हमें इस लाइन का मीनिंग भी तो बताना है ना, तो उसके वर्ड्स भी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं होने चाहिए, और फिर जो वर्ड है उसका इनडायरेक्ट मीनिंग भी तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि डी आंसर होना चाहिए। इसी के साथ ये आरसी भी यहाँ समाप्त होता है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। कल मुलाकात करते हैं भाई, और बस मिलते हैं कल। थर्ड आरसी है, और उसके बाद फिर नए टॉपिक के साथ, या जो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो पढ़ा देंगे। बाकी मैंने भी कुछ सोचा हुआ पढ़ाने का, और जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट रहेगा, तो उसकी शुरुआत करेंगे। अभी आप कल आरसी पढ़िए, तीसरे वाला, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।